गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग दादा। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा हो दादा। स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने हाँ ये स्टैटिस्टिक्स की वर्कशीट दी थी और एक मैथमेटिकल मॉडलिंग की, वो दोनों डिस्कस करेंगे। और क्लास क्वेश्चंस भी हैं दोनों चैप्टर्स के, वो डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर वाली तो ये आखिरी क्लास है आज। इसके बाद एक क्लास और होगी इस हफ्ते, उसमें कुछ भी अगर डाउट वगैरह हो, बाकी मैं एक कुछ क्वेश्चन पेपर कराऊंगा सैम्पल का। इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। ओके दादा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसे हमारे पास बहुत सारा डेटा रहता है, मान लो, और हमें कोई चीज ऐसे डिसाइड करनी है। मान लो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, सबके कुछ कुछ मार्क्स आए। ठीक है, अब हम लोग को ये डिसाइड करना है कि एवरेजली कितने मार्क्स आए, मतलब क्लास ने अच्छा परफॉर्म किया या बेकार परफॉर्म किया। तो इन सबको जज करने के लिए हम लोग सेंट्रल टेंडेंसीज निकालते हैं। सबसे बेसिक सेंट्रल टेंडेंसी होती है मीन, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? अगर क्वेश्चन में सिर्फ मीन बोला जाए तो हमें हमेशा अरिथमेटिक मीन समझना है ना। इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वो सब भी रहते हैं, लेकिन हमें वो नहीं समझना है ना। मीन क्या होता है? समेशन एक्सआई डिवाइडेड बाय एन, आई इक्वल टू 1 to 1। मान लो एन डेटा पॉइंट्स है अपने, तो इसका मीन कैसे निकलेगा? समेशन एक्सआई डिवाइडेड बाय एन। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट चीज, वेरिएंस। वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर को वेरिएंस कहते हैं, ठीक है। ये होता है समेशन एक्स आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to n/n माइनस समेशन एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर। अरिथमेटिक मीन को हम लोग एक्स बार से भी डिनोट करते हैं ना। तो ये देखो, ये वही है अरिथमेटिक मीन। तो ये हो जाएगा समेशन साई स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यस सर। यस सर, समझ में आ गया। वेरिएंस का जो ये वाला फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो वेरिएंस का बेसिक फॉर्मूला, जिसे फॉर्मूला आता है, वो है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2xi एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। ये हो जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन प्लस समेशन एक्स बार स्क्वायर बाय एन माइनस 2xi एक्स बार, इसका समेशन बाय। अब देखो, जो एक्स बार है वो तो कांस्टेंट है,
तो उसको मैं बाहर निकाल दूंगा समीशन को, तो बचेगा समीशन एक्स आई बाय एन। ठीक है, तो दिया है समीशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन प्लस समीशन एक्स बार स्क्वायर क्या होगा, एन टाइम्स एक्स बार स्क्वायर। एन कैंसिल हो जाएगा। हाँ, और ये समीशन एक्स आई बाय एन ये भी एक्स बार है। हाँ, वो माइक म्यूट कर लो। तो ये बचा एक्स बार स्क्वायर माइनस टू एक्स बार स्क्वायर, यानी कि समीशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये फॉर्मूला यही वाला आ गया, तो ये आता है ना, ये समझ आया। इसके बाद जो सिग्मा स्क्वायर है उसको वेरिएंस कहते हैं, और जो सिग्मा यानी कि अंडर रूट वेरिएंस, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद आता है कोएफिशिएंट का वेरिएशन। ये होता है सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार यानी कि मीन इनटू अंडर। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला थ्री मीडियन इक्वल टू मोड प्लस टू इंटू मीन। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, ये फॉर्मूला एम्पिरिकल होता है, यानी कि ये फॉर्मूला कहीं से डिराइव नहीं होता, ये डेटा पे बेस्ड रहता है ना। इसके अलावा स्टेप डेविएशन मेथड आता होगा, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे डेटा है हमारे पास, तो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को मीन मान लेते हैं, उसे ए बोलते हैं। फिर क्या करते हैं, हर एक्सआई में से ए को हटाते हैं, और ये जो डेटा डिवाइडेड रहता है स्टेप मार्क्स में, उससे हम डिवाइड करेंगे एच। और फिर इस नया डेटा का हम मीन निकाल लेते हैं, देखो आसान पड़ेगा क्योंकि सम करने में आसान पड़ेगा ना, क्योंकि ए से भी छोटा हो गया, माइनस ए से डिवाइड करने से भी छोटा हो गया। और फाइनल आंसर के लिए हम क्या करेंगे, समेशन यू आई बाई एन प्लस ए। इधर डिवाइड किया था एक्स से, तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ए से माइनस किया था, तो इधर प्लस, है ना। इसके अलावा देखो, जो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, छह पॉइंट्स हैं। अगर मैं हर एक्स आई को एक्स आई प्लस ए में ट्रांसफॉर्म कर दूं, तो वेरिएंस चेंज नहीं होता, है ना। इसको प्रूव करने के लिए तुम लोग क्या करना कि ये वाला जो फॉर्मूला है, इसमें एक्स आई की जगह एक्स आई प्लस ए डाल देना, तो ये हो जाएगा समेशन एक्स आई प्लस ए। इस वाले फॉर्मूले में डालते हैं, देखो ये हो गया एक्स आई प्लस ए माइनस जो एक्स बार है अरिथमेटिक मीन, वो क्या हो जाएगा, हर डेटा में मैं
ए को ऐड कर दिया तो अरिथमेटिक मीन में भी ए ऐड हो जाए। ये हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये देखो चेंज नहीं हुआ ना एक्स आई को, अगर मैंने एक्स आई प्लस ए डाल दिया। समझ आया ये? यस, थोड़ा थोड़ा। देखो अगर मैं ऐसे क्या करूं कि एक्स आई को जगह के टाइम्स एक्स आई रख दूं, तब वेरिएंस में क्या चेंज आएगा? तो वेरिएंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? ये सब ना हम लोग डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला से एग्जाम में भी, लेकिन अगर हमें याद रहेंगे फॉर्मूला तो जल्दी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना? इसके अलावा बस ये क्वेश्चन क्वेश्चन है कि वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑब्जर्वेशंस का 5। अब मैंने न्यू सेट डिफाइन किया, इसमें एक्स आई को चेंज कर दिया 3xi - 10 से। तो अब बताओ अब इसका वेरिएंस क्या होगा, है ना? तो देखो वेरिएंस में कुछ भी हम प्लस या माइनस कर रहे थे तो कुछ चेंज हो नहीं रहा था, तो इस टर्म की वजह से तो कुछ चेंज आएगा नहीं। और हमने अगर एक्स आई को किसी अल्फा से मल्टीप्लाई किया था, तब जो वेरिएंस था वो अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ हमने एक्स आई को 3xi कर दिया, तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 3 सिग्मा का 3 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, यानी कि 9 सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर था अपना 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 42। समझ आया? यस सर। अगला क्वेश्चन है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.8 एंड द वेरियंस इज 6.56। थ्री ऑब्जर्वेशंस आर 1, 3 एंड 8। फाइंड द रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशंस। देखो ऑब्जर्वेशंस मान लो थी 1, 3, 8 एक्स और वाई। अब इनका मीन कितना है? 4.8। तो 4.8 इंटू 5 हो जाएगा इनका एडिशन, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस 12, और ये हो जाएगा 24, यानी कि आया एक्स प्लस वाई 12। ठीक है। और दूसरी चीज क्या पता है हमको कि जो वेरिएंस है वो 6.56 है, तो 6.56 इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर। मीन क्या है अपना? 4.8। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6.56 प्लस 4.8 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 8 स्क्वायर। तो आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 74। 5 इंटू 6.56 प्लस 5 इंटू 4.8 इंटू 4.8 माइनस 74।
ये हो जाएगा 32.8 प्लस 5 into 4.2 115.2 minus 74. Yeah, 74. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया 74, एक्स प्लस वाई आया तो देखो, हमारे को ये पता है कि एक्स प्लस वाई 12 है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 74 है। तो अब एग्जाम में हम इसको इस सॉल्व करने नहीं बैठ जाएंगे कि एक्स को 12 - वाई इसमें पुट करेंगे फिर फर्दर एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे अच्छा डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लें। देखो ऑप्शन में एक्स प्लस वाई 12 कहाँ कहाँ आ रहे हैं, यहाँ यहाँ या यहाँ, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 74 चेक करने के लिए ये ऑप्शन चेक करते हैं। तो हो जाएगा 81 + 9, तो ज़्यादा ही हो गया। ये हो जाएगा 100 + 4, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया। ये हो जाएगा 49 + 25, जो कि होता है 74। आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। समझ आया? स्टैटिस्टिक्स में यस सर। मेनली कैलकुलेशन रहती है और फॉर्मूला यार, बस। बहुत आसान टॉपिक है, कुछ इसमें कुछ। अगला क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज √2, फाइंड n। तो देखो, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन √2 है, तो इसका वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर होगा 2, जो कि होगा समेशन आई स्क्वायर बाय n माइनस समेशन आई बाय n का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा n × n+1 × 2n+1/6। ये वाले फॉर्मूले याद है ना, मैंने सीक्वेंस सीरीज वाले चैप्टर में बताए थे। नहीं दादा, याद तो नहीं है। देखो, 1² + 2² + 3² तो ऐसे n² होता है n × n+1 × 2n+1/6। 1 + 2 + 3 तो n होता है n × n+1/2। ऐसे 1³ + 2³ ऐसे अप टू n³ होता है n × n+1/2 होल स्क्वायर। इसको लिख लो, ध्यान रखना अगली बार से, है ना। यस सर। देखो, ये हो जाएगा n × n+1/2n इसका होल स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बचा +1 × 2n+1/6 -n+1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 × 2, यहाँ से कॉमन ले लो तो हो जाएगा 4 = 2। ये हो गया 3, हो गया 2। इसके अलावा n+1 कॉमन ले लो तो ये हो गया 4n + 2 -3n - 3/6। तो ये बचा n+1 × n - 1/6। तो ये हो गया a² - b² = 24, n² = 25, n = 5। ऑप्शन बी। समझ आया बच्चों? समझ आया? आवाज आ रही है मेरी?
आ रही दादा आवाज। स्क्रीन नहीं दिख रही फिर बस। अब यार दिख वैसे रहे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कंबाइंड ग्रुप एनालिसिस के ऊपर है। इसका यूजुअली फॉर्मूले रहते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि हम फॉर्मूला याद नहीं रखना, हमें सब बेसिक से करना आसान। देखो, मान लो अपने दो डेटा हैं, N1 लो का डेटा, N2 लो का, ठीक है। इसका वेरिएशन है, वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर, इसका सिग्मा 2 स्क्वायर। इसका मीन है एक्स बार, इसका मीन है वाई बार, ठीक है। और हमसे अगर कंबाइंड मीन पूछा जाए जेड बार, तो वो होगा N1 x1 प्लस N2 y, N1 x बार प्लस N2 y बार डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ठीक है। और मान लो हमसे कंबाइंड वेरिएंस पूछा जाए, यानी कि सिग्मा 3 स्क्वायर, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, समीशन xi स्क्वायर प्लस समीशन yi स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 माइनस z बार स्क्वायर। तो अब अगर मैं इसके टर्म्स में इसकी वैल्यू लिखूं और इसके टर्म्स में, तो ये एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है, लेकिन वो बहुत लेंदी फॉर्मूला रहता है, उसको याद करने में मतलब याद नहीं रख पाओगे इस फॉर्मूला, इसलिए हमेशा बेसिक से डिराइव करना है ना। जैसे ये क्वेश्चन है कि इसमें एक ग्रुप है जिसमें 100 आइटम्स हैं, मीन 45 है, वेरिएंस 49 है। दूसरा ग्रुप है जिसमें 150 आइटम्स है, और जो कंबाइंड ग्रुप है इन दोनों का मिलाकर, उसका मीन है 51 और वेरिएंस है 130। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए ग्रुप से, ठीक है। तो पहले ना मैं इसका मीन निकाल लूंगा ग्रुप का। हम्म, अच्छा, जो ये वेरिएंस दे रखा है कंबाइंड ग्रुप का 130, ये होगा समीशन xi स्क्वायर प्लस समीशन yi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 250 माइनस कंबाइंड में 51 स्क्वायर, ठीक है। अब ग्रुप 1 वाला डेटा देखते हैं, तो इससे वेरिएंस ऑफ 49, तो ये होगा समीशन yi स्क्वायर बाय 100, वाई यानी xi लेता हूँ, इस वाले को मैं xi बोल रहा हूँ, इस वाले को वाई माइनस 45%, तो हो जाएगा 49 प्लस 45 इंटू 100, ये हो गया समीशन xi स्क्वायर। इसको यहाँ मैं पुट कर दूंगा, तो इससे आया 130 प्लस 51 का स्क्वायर इंटू 250 माइनस 49 प्लस 45 का स्क्वायर इंटू 100। ये आ गया हमारा समीशन yi स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये आएगा 130 इंटू 250 माइनस 49 2768 plus 50 minus 42 into 45 into 100.
फोर फोर सेवन सेवन फोर सेवन फाइव थ्री फिफ्टी समीशन। अब समीशन वाई स्क्वायर आ गया, तो इसको हमें डिवाइड करेंगे। कितने डेटा था इसके 150 माइनस जो इसका वन मीन। इसका मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। कंबाइंड मीन है 51, जो कि होगा 100 + 150, पहले वाले का मीन इंटू 100 प्लस दूसरे वाले का मीन इंटू 150। तो ये हो जाएगा 55। अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये जाएगा 55 प्लस ये आया 144। अपना जो सिग्मा स्क्वायर आया वो आया 144, लेकिन हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, यानी कि रूट सिग्मा स्क्वायर। तो वो हो जाएगा 4। समझ आया? यस सर। देखो, क्वेश्चन में फॉर्मूला वही एक ही लग रहा है जो मैंने शुरुआत में बताया, बस थोड़ा और डेटा बढ़ जा रहा है, जिसके कारण थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ रही है। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बहुत मुश्किल है कैलकुलेशन में, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में, है ना। अगला क्वेश्चन है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेटेड एज 40 एंड 5.1. One observation was incorrectly taken as 50 instead of 40. Find the correct mean. तो जो मीन है वो 100 है, 40, जो कि इंटू 100 करेंगे तो इससे हमें समीशन एक्स आई आ जाएगा। अब एक वैल्यू थी जो 50 ले ली, लेकिन 40 लेनी चाहिए, तो हम वो वाली वैल्यू को हटा देंगे और नई वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे। और मीन निकालने के लिए फिर से 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा समीशन एक्स आई बाय 100 माइनस 10/100। ये हो जाएगा 40 माइनस 0.21, यानी कि 39। समझ आया? यस सर। अगला क्वेश्चन, कंपनी एक्स का मीन है 50, वेरिएंस है 7। दूसरी कंपनी है जिसका मीन है 105 और वेरिएंस है 4। तो क्वेश्चन पूछा है विच कंपनी शेयर्स आर मोर स्टेबल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि मीन और वेरिएंस दिया हो और किसी स्टेबिलिटी की बात की गई हो, तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ये वाला। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इससे कंपेयर करता हूँ, जिसका ये ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल। फॉर्मूला क्या है इसका, सिग्मा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। तो करते हैं 7√7/50 × 100, मिल जाएगा √4/105। ये आ गया 2√7, ये आ गया 200/105।
40/21 और हमें देखना है कौन ज्यादा है। देखो, ऐसे क्वेश्चन में हम रूट 7 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। देखो, अब हमें पता है कि रूट 7 की जो वैल्यू है वो 1 से तो ज्यादा होगी। यस सर। और जब मैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 2 से ज्यादा हो जाएगा ये पूरी चीज। और ये वाला देखो, अगर डिनोमिनेटर में 20 होता तो अगर डिनोमिनेटर में 20 होता तो ये आता 2। ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में ज्यादा है 21, तो ये चीज 2 से छोटी होगी। मतलब अप्रोक्स 2 होगी। अप्रोक्स 2 नहीं, 2 से छोटी होगी नहीं होगी। देखो, 2 से छोटी होगी नहीं होगी बताओ। यस सर। और ये वाली चीज 2 से बड़ी है, तो ये चीज इससे छोटी है। ठीक है। तो कंपनी वाई का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो छोटा है कंपनी एक्स से, तो ये ज्यादा स्टेबल होगी कंपनी वाई। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन छोटा, वो वाली कंपनी ज्यादा स्टेबल। बस इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5 इंटीजर्स हैं ए, बी, सी, डी, ई, जिनका मीडियन 55 है। मीडियन यानी कि बीच वाली वैल्यू, यानी कि सी 55 है और मीन 65, यानी कि ए प्लस बी प्लस 55 प्लस डी प्लस ई, ये है 55। 65 इंटू 5, यानी कि ये हो जाएगा 325 - 55। अब देखो, हमें ई की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है। ई सबसे छोटा करने के लिए बाकी चीजें सबसे बड़ी होनी चाहिए, तभी ई सबसे छोटा होगा। देखो, बी ए से बराबर है या उससे बड़ा है? बी 55 के बराबर है या उससे छोटा है, तो बी की मैक्सिमम वैल्यू होगी 55। ए की भी मैक्सिमम वैल्यू 55 हो सकती है। अब डी जो है वो 55 से बड़ा है। ठीक है। और ई से छोटा है, तो डी है वो ई से छोटा है। डी और ई जब बराबर होंगे तब वो दोनों मिनिमम होंगे। यस सर। तो डी इक्वल टू ई मैंने मान लिया एक्स, तो ये जाएगा 55 + 55 + 2x इक्वल टू 325 - 50।
एक्स हो गया 80। समझ आया? यस सर। ये वाला क्वेश्चन है कि जो मीन हाइट है वो है ग्रुप ए की 150.4 सेंटीमीटर। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 2.5%। और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रूट सिग्मा स्क्वायर। हमें फॉर्मूला पता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय 150.4 इंटू 100। ये समझ आया? ये तो बस फॉर्मूला पुट करना था। हम्म? अगला क्वेश्चन है द वेरिएंस ऑफ द नंबर्स आर। ये नंबर्स हैं, इसका वेरिएंस 8 है। तो इन नंबर्स का वेरिएशन बताओ। तो देखो, हमने क्या किया, हर नंबर में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 19 माइनस 5 14, 21 माइनस 5 16, 23 में से 5 गया 18, ऐसे दो। अब मैंने बोला था कि अगर एक्स आई वैल्यूज हैं अपनी डेटा की, अगर इसको मैं चेंज करके एक्स आई प्लस माइनस ए कुछ कर दूं तो इससे वेरिएंस चेंज नहीं हो। तो जो इस डेटा का वेरिएंस था वही इस डेटा का वेरिएंस हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ आया? यस सर, समझ में आ गया। एट क्वेश्चन है कि if ui is equals to xi minus a by h and the standard deviation of u is sigma u। सिग्मा u, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ui का, ठीक है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए xi का। तो देखो, मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन xi का था सिग्मा x। अब मैंने xi को a से सब्ट्रैक्ट किया, तो देखो वेरिएशन प्लस माइनस कुछ करने से चेंज नहीं होता, तो सेम रहा। उसके बाद मैंने h से डिवाइड किया। जब मैंने h से डिवाइड किया तो ये भी h से डिवाइड हो जाएगा। अभी मैंने बताया था ना कि अगर डेटा है x1 x2, इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। अगर मैं हर x को k से मल्टीप्लाई कर दूं तो नया वेरिएंस हो जाता है k स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। अब क्या किया इन्होंने, रूट ले लिया इसका। तो अगर ये सिग्मा है तो ये हो जाएगा k सिग्मा। और इस केस में क्या किया इन्होंने, डिवाइड कर दिया h से। तो सिग्मा भी डिवाइड हो जाएगा h से। तो ये चीज इक्वल है सिग्मा यू की। तो सिग्मा एच हो जाएगा सिग्मा यू इंटू एच। ऑप्शन डी।
समझ आया? सर। देखो ये अगली वर्कशीट है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन रिपीटेड होगा तो मैं फिर से नहीं बताऊंगा ना। ओके सर। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक डेटा सेट था जिसका वेरिएंस था सिग्मा स्क्वायर। अब ईच ऑब्जर्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक नॉन जीरो कांस्टेंट के से, और इंक्रीज बाय कांस्टेंट ए था। तो वेरिएंस बताओ न्यू डेटा। तो देखो, प्लस माइनस एक करने से तो चेंज होता नहीं है, तो इसका कुछ इफेक्ट नहीं है। के से अगर मल्टीप्लाई किया तो सिग्मा स्क्वायर के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रिपीट है। ये हमारे अगला क्वेश्चन है, द मेन रन्स scored by the three batsmen XYZ are 50, 58 and 21 respectively. Their standard deviations are 11, 16, 5. Who is the most consistent? देखो अभी हम लोगों ने जो इसी का क्वेश्चन किया था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, उसमें था कौन ज्यादा स्टेबल। तो हम लोग ने ये बोला था कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है वो ज्यादा स्टेबल, मतलब वो कम वेरिएट का है, अपनी जगह से कम वेरिएशन हो रहा है, तो वो ज्यादा स्टेबल। इसमें ऐसी है कि हु इज द मोस्ट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सेम पाथ पर चल रहा है, तो उसका वेरिएशन कम होना चाहिए। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम तो ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, तो वो क्या होता है, सिग्मा बाय एक्स इंटू 100। तो वो पहले का एक्स वाई जेड का हो जाएगा। सबसे कम कौन सा आ रहा, पहला वाला। तो वो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाएगा तो उसमें समझ आया। अगला क्वेश्चन है, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर माइनस 1/12, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो वेरिएंस दे रखा है सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, तो सिग्मा हो जाएगा उसका रूट। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वर कैलकुलेटेड एज 40 एंड 5.1. Later, one observation was found to be 50 instead of 40. What is the corrected mean? तो 100 ऑब्जर्वेशंस थे, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रुप है 100 आइटम्स का जिसका मीन है 45। दूसरा ग्रुप है 150 आइटम्स का जिसका मीन हमें पता नहीं है, निकालना है। मान लो वो एक्स है। ओवरऑल मीन 51 है, तो 51 इंटू टोटल आइटम्स यानी कि 100 प्लस 150, ये हो जाएगा 100 इंटू 45 प्लस 150 इंटू एक्स।
जाएगा 250, ये हो गया। ऑप्शन। अगला क्वेश्चन के, if a constant a is added to every observation in data set, what happens to the variance? अब देखो डेटा सेट में प्लस माइनस ए करने से कांस्टेंट ऐड करने से वेरिएंस चेंज नहीं होता, यह भी हम लोग ने देखा था। तो इसका आ जाएगा रिमेन सेंसिटिव। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड, इसका आंसर भी आ ये नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन देन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल्स। तो इसको करते हैं, हो जाएगा समेशन एक्स आई माइनस समेशन एक्स बार। समेशन एक्स बार हो जाएगा एन टाइम्स एक्स बार, समेशन एक्स आई हो जाएगा एन से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा एन इंटू एक्स बार, तो ये हो जाएगा 0। समझ आया बच्चों? यस सर। अगला क्वेश्चन, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 4.4 and the variance is 8.2. Three observations are 1, 2 and 6. Find the remaining two observations. देखो ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था जिसमें डेटा था 1, 2 और 8। तो इस क्वेश्चन में वही दो इक्वेशन बनेंगी कि एक्स प्लस वाई कुछ आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ आ जाएगा। उसके बाद हमें ऑप्शन से देख लें। तो ये तो तुमको कर लेना है ना। ये क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, बस कैलकुलेशन ज्यादा रहती है, इसलिए हमें थोड़ा लगता है कि हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। और फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एम्पिरिकल रिलेशन, तो ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि मीडियन मोड मीन, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। अगला है वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, इस बार फॉर्मूला पूछा है वेरिएंस का। तो क्या होता है, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है मोड स्टेबिलिटी वाला, तो क्या आएगा 7/50। ये क्वेश्चन रिपीट होगा, वही कि जिसका ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रहता है वो जिसका छोटा है, यानी कि वो अपने आप से कम वेरिएट कर रहा है अपनी पोजीशन से, तो वो ज्यादा स्टेबल है ना। सारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, इन ग्रुप डेटा द क्लास मार्क इज कैलकुलेटेड। तो उन लोगों ने जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तब वैसे क्वेश्चन करते होगे कि
तो कुछ डेटा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, क्लास इंटरवल कि 10 से 20 मार्क्स, कुछ दो बच्चों क्या है, कुछ 20 से 30, कुछ चार बच्चों क्या है। इसी में क्लास मार्क कैलकुलेट करते थे, वो कैसे करते थे, 10 + 20 को डिवाइड कर देते थे, मीन ले लेते थे, 10 + 20 बाई 2, तो क्या होती थी क्लास की अपर लिमिट लोअर लिमिट बाय 2 ऑप्शन। ये याद है ना? ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आखिरी क्वेश्चंस हैं, इनमें करा रहा हूँ। ये जनरल क्वेश्चन है, कोई चैप्टर से नहीं है, ये रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन। ठीक है, इसको ओके सर। आप जो अभी तक पढ़ा है उसी को अप्लाई करके। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक बैक्टीरिया है जो हर घंटे डबल हो जाता है, तो यदि शुरुआत में ये 50 थे तो 5 घंटे बाद कितने हो जाएंगे? देखो, इसको या तो फिर ऐसे कर लो कि पहले शुरू में ये 50 थे, ठीक है, 1 घंटे बाद हर बैक्टीरिया डबल हुआ तो ये 100 हो गए, फिर उसके बाद फिर से ये हो गए डबल, या तो ऐसे फिर 5 घंटे का पूरा ट्री बना के ऐड कर लो। इसके अलावा एक डिफरेंशियल इक्वेशन जब तुम पढ़ोगे तब एक फॉर्मूला आता है, P = P0 × X⁻T। ये जो ये वाली ग्रोथ होती है किसी भी चीज की, डबल या ट्रिपल वाली, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, है ना? और इसमें जो एक्स होता है ये होता है टाइम, एक्स होता है कि कितने गुना बढ़ाई हर घंटे, टी है अपना कितने टाइम, ठीक है? तो एक्स इधर क्या होगा, डबल डबल हुआ यानी कि दुगना हो जाएगा P0 / T। अब हमें पता है कि T = 0 पे पॉपुलेशन थी 50, तो 50 = P0 × 2 ⁻0, इससे P0 आ गया 50। अब हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया। अब मैं किसी भी टाइम पर कितनी पॉपुलेशन है ये निकाल सकता, 5वें घंटे में कितनी होगी ये निकाल लेते हैं। ये आएगा 60। समझ आया? ये वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बोट है जो ट्रेवल करती है 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, टोटल 6 घंटे। और दूसरी ट्रिप में वो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन करती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टेडी एंड द स्पीड ऑफ द करंट वाई। तो देखो, जब वो ऊपर जा रही है स्ट्रीम के कोई भी बोट, तो इसकी बोट की स्पीड होगी
एक्स इस डायरेक्शन में, और जो पानी है ये इसको नीचे ढकेलेगा कोई वाई स्पीड से। तो इसकी जो एक्चुअल स्पीड आएगी वो आएगी x-1। और वहीं जब ये बोट नीचे जा रही है एक्स की स्पीड से, तब ये पानी इसको सपोर्ट करेगा और नीचे जाने, तब इसकी स्पीड हो जाएगी x+1। तो हमें फॉर्मूला लगाना है कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो, पहले टाइम लगा हमें कितना, 6 आवर्स। ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगला हुआ 13 = डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जब इन दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करोगे तो इससे x आ जाएगा 8 और y। समझ आया? ये तो सबको आते ही है ना, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक बाइसिकल है जो 1800 रुपए की है, जो भी इसको एक तरीके से खरीदती है कि 600 रुपये डाउन पेमेंट और 2 इंस्टॉल 610 रुपए की ईच। तो टोटल उसके कितने पैसे खर्च हुए, 100 प्लस 1820 रुपये। और दूसरा तरीका है कि वो लोन ले ले 10% इंटरेस्ट पे साल भर। तो कौन सा ऑप्शन चीप है ये पूछ। हाँ तो दादा अगर वो ये हम्म, वो इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन अच्छा है। क्योंकि अगर ये लोन लेकर करेगी तो इसके पैसे लग जाएंगे 1980 है ना। अगला क्वेश्चन है, x kg ऑफ कॉर्न और y kg ऑफ सोयाबीन यूज करते हैं daily। तो अगर प्रोटीन कंटेंट कम से कम 30% होना चाहिए, तो कौन सी इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करती है प्रोटीन का कंस्ट्रेंट। इसमें कुछ कमी है। अच्छा, देखो, हाँ, इसमें है कि कॉर्न में 9% प्रोटीन है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, और सोयाबीन में 60%। ठीक है। तो जो कॉर्न से प्रोटीन आएगा वो होगा 9% ऑफ x, और जो सोयाबीन से प्रोटीन आएगा वो होगा 0.60 या 60% ऑफ y। तो ये ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट ना 30%। 30% ऑफ टोटल जितना खाए, कितना किलो x+y।
तो क्या होगा, -60y -30y -38 इधर इक्वल टू 0। divided by 21x -30y less than equal to 0। ऑप्शन समझ आया। फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक 1.5 मीटर टॉल लड़का है और ये अप्रोच कर रहा है एक बिल्डिंग को जो 30 मीटर बड़ी है, और एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 - 1.5 यानी कि 28.5। इसको मान लो D1, इसको मान लो D2। हमें चाहिए D1 - D2। और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, यानी कि ये इधर था 30, ये हो गया 60। तो ये आया 10 = 28.5 बाय D1। 10 60 डिग्री = 28.5 बाय D1। यहाँ हम 28.5 इंटू 1/10 डिग्री -1/10 60। समझ आया। क्या हो गया था बीच में। दादा वो जरा नेटवर्क इश्यू आ गया था इसलिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हमें 7:30 पे क्लास है। हाँ दादा। डिफरेंशिएशन आता है। डिफरेंशिएशन मतलब जैसे x² है, नहीं आता। dy/dx नहीं आता। मतलब डीप में नहीं पढ़ा, बस वो स्टार्टिंग का कुछ बेसिक बेसिक पता है। इतना आता है। हाँ, मतलब वो पावर को आगे नंबर में कन्वर्ट करके उसके मतलब पावर कम करना वो आता है।
सेवन क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ रूट्स इज 8 एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 5, फाइंड द इक्वेशन। इससे x1 x2 हो जाएगा 25, x1 प्लस x2 हो जाएगा 60। तो कॉर्ड इक्वेशन क्या रहती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि 16x प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स यानी कि 25। समझ आया? यस सर। अगला क्वेश्चन है कि 32 पैरेट्स हैं जिनको हमने टैग कर दिया। उसके बाद 40 पैरेट पकड़े गए जिनमें से 8 टैग्ड निकले। तो एस्टिमेट करो कितनी पॉपुलेशन। तो इससे देखो, जितना डेटा दिया है इससे हम एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते कि कितनी पॉपुलेशन होगी सही में। इससे हम बस एक अनुमान निकाल सकते हैं कि हमने जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम कर देंगे, बात की और शुरू की। ये शुरू में मान लो टोटल एक्स पॉपुलेशन थी पैरेट्स की। अब इसमें से जो टैग्ड वाले थे वो 32 थे। तो अगर मैं एक पैरेट उठाऊं और वो टैग्ड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 32/x होगी। अब मेरे पास 40 पैरेट्स हैं, इनमें से 8 पैरेट टैग्ड है। ठीक है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो क्या होगा? 8/40 हो जाएगा। 32 × 40 है। ये थोड़ा समझ आया? यस सर। A house worth rupees 15 lakh appreciates at 5% annually. Find its value after 6 years. तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है? कि v इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू इंटू 1 + रेट पावर n। नहीं याद है तो ध्यान कर लो इसको। इधर रेट है 5% और n है 6 years और प्रिंसिपल वैल्यू है 15 लाख। तो जाएगा 15 × 1 + 5/100 पावर 6। 15 × 1.05 पावर 6 यानी कि 15 × 1.34 20 पॉइंट। समझ आया? एक चीज पढ़ाता हूँ। तो देखो, तो क्वेश्चन ये है कि ये एक शहर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? किसी भी एक जगह से स्टार्ट करना है, यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ, ठीक है।
ऐसे कितने, एक दो तीन चार जगह हैं। और जो ये ब्रिज है ग्रीन कलर की, इनको कम से कम एक बार क्रॉस करना, कम से कम नहीं, एग्जैक्टली एक बार क्रॉस करना। तो इसके, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ये है क्वेश्चन। देखो, अगर मैं इस जगह हूँ और मुझे इधर वापस आना है, तो एक बार मैं जाने के लिए ब्रिज यूज करूंगा और वापस आने के लिए दूसरी ब्रिज। ऐसे ही देखो, जाने के लिए एक ब्रिज, वापस आने के लिए दूसरी ब्रिज। देखो, जाने के लिए एक ब्रिज, अब वापस जाने के लिए ब्रिज ही नहीं बची। समझ आ रहा थोड़ा थोड़ा। हाँ मतलब वेज, मतलब वेज ढूंढनी है ना कि वो कितने वेज से आ जा सकता है। हाँ, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, क्या ऐसा कोई तरीका है कि वहां से वो स्टार्ट करे किसी भी जगह से और सारी ब्रिज को एक एक बार घूम फिर के वापस वहीं आ जाए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये जो ब्रिज हैं, इस इलाके से दूसरे इलाके को कनेक्ट करें, ये इवन नंबर होती है। क्योंकि हमें अगर कहीं भी मैं बाहर जा रहा हूँ तो वापस आने के लिए हमें एक ब्रिज चाहिए ही है। ये समझ आया? यस सर। नहीं मतलब वापस आने के लिए सेम ब्रिज नहीं चलेगा क्या? नहीं नहीं, सेम ब्रिज नहीं, दूसरी ब्रिज चाहिए। हाँ समझ में आ गया। हम्म। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, कहाँ पे? ये वाला एक क्वेश्चन है 15th वाला। मोर देन टू vertices had or खैर ये इतना ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। बस इतना वो समझ आया ना जो मैंने बताया, बस इतना बहुत। यस सर। 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है कि एक मशीन है जो 90% गुड बनाती है चीजें, 2% स्लाइटली डिफेक्टिव, 8% डिफेक्टिव, और जो डिफेक्टिव रहते हैं वो डिस्कार्ड कर देते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट आर शिफ्ट पार्टिव गुड। शिफ्ट हो गई वो चीज, यानी कि वो डिफेक्टिव तो हो ही नहीं सकती, या तो स्लाइटली डिफेक्टिव होगी या गुड होगी। तो हमारे पास टोटल केस हो जाएंगे 90 + 2, और गुड है तो न्यूमरेटर में आएगा 90। क्योंकि देखो, जो डिफेक्टेड है वो तो हमने फेंक ही दी, तो वो शिफ्ट तो हो ही नहीं सकती, है ना। शिफ्ट का मतलब पैक हो गई, अब उसे जाना है डिलीवरी पे। समझ आया? सर हाँ, ब्रोकन ट्री टचेस द ग्राउंड 10 meters from the base, this is x, this is y, ये 30। देखो, tan 30 डिग्री 1/√3 होगा y/3, y हो जाएगा 10/√3, और sin 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन 20/10। इसका आंसर हो जाएगा 30/√3, यानी कि √3 ऑप्शन।
समझ आई? यस सर। ये क्वेश्चन है कि एक लाइन है 3x + 4y = p। ये एक ट्राइंगल बना रही है जिसका एरिया है 24 कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो p की वैल्यू है, तो इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये कुछ ऐसी होगी। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब y 0 है तब x क्या है? p/3। जब x 0 है तो y क्या है? p/4। तो ये लेंथ हो गई p/3, ये 90 डिग्री है, ये लेंथ हो गई p/4। तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये दे रखा है 24। तो इससे आया p², 48 × 12, यानी कि p हो जाएगा 12 × 2, यानी कि 20। समझ आया? समझ में आ गया दादा। देखो ये क्वेश्चन है 10th वाला कि रैबिट पॉपुलेशन है जिसको फॉलो करती है फिबोनाची सीक्वेंस। यानी कि शुरू में एक रैबिट है, फिर 1 घंटे बाद एक रैबिट रहा, उसके बाद 2 रैबिट हो गए, फिर 3 रैबिट हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 1 हो गए। तो ये कौन सी रिलेशन मॉडल पर? तो ये जो एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस होती है इसको फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। इसमें जो नेक्स्ट टर्म होता है वो पिछले दो टर्म्स का एडिशन होता है। देखो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। जैसे अगला टर्म हो जाएगा 8 + 5 13। तो जो nth टर्म है वो है पिछला टर्म और उससे पिछला वाला टर्म। ठीक है, ये समझ आया? यस सर। ये वाला क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 200 मीटर स्क्वायर है। लेंथ जो है वो 10 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से। इसका एरिया की इक्वेशन आ जाएगी x × x + 10। ये है 200, हो जाएगा x² + 10x - 12। समझ आया? यस सर। ठीक है सर। अब चैप्टर तो सब खत्म हो रहा है। अगली क्लास तुम लोग की अब थर्सडे को होगी। तुम लोग का एग्जाम कब है? दादा मैंने बाहर से एडमिशन लिया है। क्या? मतलब एग्जाम नहीं है। एग्जाम नहीं? मतलब मैंने बाहर से एडमिशन लिया है। रेगुलर नहीं है। अच्छा, ये वो लोधा स्कॉलरशिप वाला बोल रहा हूँ। 7 फरवरी। 9, 9 को कि 7? 7 7 या 9 होगा शायद। अच्छा अच्छा।
ठीक है सर, अगली क्लास आखिरी होगी उसमें मैं एक पेपर कराऊंगा, इसके अलावा अगर कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना, है ना। आज कुछ होमवर्क नहीं है, बस रिवाइज करना जो अभी तक पढ़ा है मैंने। कोई वर्कशीट अगर नहीं करी हो तो वो कर लेना, है ना। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। बाय सर। बाय।